नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, नेपाल किस तरह से भारत के खिलाफ तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। कभी लिपुलेख, कभी कैलाश मानसरोवर, कभी सीमा पर कब्जा, तो कभी बांग्लादेश को भारत के रास्ते बिजली एक्सपोर्ट करना। नेपाल की हरकतों से भारत भी हैरान है, लेकिन अभी तक भारत ने नेपाल के खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। लेकिन दोस्तों, अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। भारत अब नेपाल की हरकतों पे ब्रेक लगाने का फैसला कर चुका है और इसी सिलसिले में आज भारत ने कुछ तूफानी कर डाला है। दोस्तों, भारत सरकार के एक कड़े फैसले ने रातों रात पड़ोसी मुल्क की पूरी टी इकोनॉमी की जड़ें हिला करके रख दी हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि नेपाल का करोड़ों रुपए का माल बॉर्डर पर खड़े खड़े ट्रकों के अंदर धूल फांक रहा है और वहां की 100 से ज्यादा फैक्ट्रीज हमेशा के लिए ताला लगने वाली कगार पर पहुंच चुकी हैं। वो राजनेता जो कल तक भारत के खिलाफ आग उगला करते थे, आज बेबस होकर के अपनी डहते हुए उद्योग को देखने पर मजबूर हैं। दार्जिलिंग से लेकर के काठमांडू के बाजारों तक भयंकर हलचल मची हुई है। ऐसे में दोस्तों, आखिर भारत के बॉर्डर पर नेपाल के चाय वाले ट्रकों को एंट्री देने से क्यों रोका जा रहा है? और क्या ये सिर्फ दार्जिलिंग की साख बचाने का फैसला है या फिर नेपाल के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक प्रहार है? दोस्तों, नेपाल का पूरा चाय व्यापार इस वक्त वेंटिलेटर पर है। ये कोई छोटी मोटी मंदी का दौर नहीं, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री का खात्मा होने जा रहा है। झापा और इलाम जैसे नेपाल के सबसे बड़े चाय उत्पादक इलाकों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत नाजुक होता है। इसे अगर सही टाइम पर पैक करके बाजार के अंदर नहीं पहुंचाया जाए तो इसकी खुशबू, इसका स्वाद और इसके सारे गुण खत्म हो जाते हैं। इस वक्त भारत नेपाल सीमा पर ट्रकों की लंबी कतारें खड़ी हैं। दोस्तों, इन ट्रकों के अंदर लगभग 13 लाख किलोग्राम नेपाली चाय फंसी हुई है। सूरज की गर्मी और उमस के बीच में ये चाय अब कचरे के अंदर तब्दील हो रही है। फैक्ट्रीज के पास में इतना पैसा नहीं बचा कि वो किसानों से ताजी पत्तियां खरीद सकें। जो माल पहले से गोदामों के अंदर पड़ा है, उसे रखने की जगह नहीं है। इस पूरी चैन के टूटने से सीधे तौर पर 60,000 नेपाली मजदूरों के घरों के चूल्हे बुझने की नौबत आ गई है। दोस्तों, ये नेपाल के लिए एक ऐसा आर्थिक झटका है जिसकी भरपाई करने में उन्हें दशकों लग जाएंगे। इस तबाही के पीछे भारत का एक बहुत ही सटीक और सख्त नियम है। भारत सरकार और टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि अब देश के अंदर कोई भी कचरा या मिलावटी माल नहीं बिकेगा। नियम बहुत ही सीधा है। अब नेपाल, केनिया या वियतनाम से आने वाली चाय का हर एक ट्रक बॉर्डर पर रोका जाएगा। वहां से उसका सैंपल लिया जाएगा और उसे टेस्टिंग के लिए लैब के अंदर भेजा जाएगा। जब तक लैब से रिपोर्ट पूरी तरह से पास होकर के नहीं आती, तब तक वो ट्रक भारतीय सीमा में 1 इंच भी दाखिल नहीं हो पाएगा। पहले नियम थोड़ा लचीला था, रैंडम चेकिंग होती थी, लेकिन अब हर एक कंसाइनमेंट की 100% चेकिंग अनिवार्य कर दी गई है। लैब्स के अंदर ये देखा जाता है कि इस चाय के अंदर कोई खतरनाक केमिकल तो नहीं है, कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं हुआ है या फिर कोई कृत्रिम रंग तो इसके अंदर नहीं मिलाया गया है। दोस्तों, रिपोर्ट आने में टाइम लगता है और इसी वक्त ने नेपाल के चाय निर्यातकों के नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। इस पूरे बवाल के पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत का अपना गौरव, यानी कि दार्जिलिंग वाली चाय। दार्जिलिंग की चाय पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक खास मस्क टेल फ्लेवर के लिए जानी जाती है, जिसे चाय का शैंपेन कहा जाता है। दोस्तों, इसे भारत सरकार ने जीआई टैग दे रखा है। जीआई टैग का सीधा मतलब होता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक तरह का सर्टिफिकेट है जो ये साबित करता है कि ये खास चीज सिर्फ इसी इलाके के अंदर बनती है और इसकी क्वालिटी की पूरी गारंटी है। लेकिन नेपाल के कुछ चालाक कारोबारियों ने सालों से एक बहुत बड़ा खेल खेला था। वो अपनी सस्ती और हल्की क्वालिटी के चाय को भारत लाते थे और उसे असली दार्जिलिंग चाय के साथ में मिला देते थे। इसके बाद इस मिलावटी चाय को प्रीमियम दार्जिलिंग टी का लेबल लगा करके विदेशों के अंदर ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता था। इस धोखेबाजी से भारत के दार्जिलिंग ब्रांड की पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जती हो रही थी।
दोस्तों विदेशी खरीदारों को असली और नकली का फर्क समझ आने लग गया था, जिससे भारतीय चाय की डिमांड गिरने लग गई थी। ये मिलावट का खेल सिर्फ ब्रांड को ही नहीं बल्कि भारत के किसानों को भी बर्बाद कर रहा था। हमारे दार्जिलिंग के चाय बागान मालिकों को अपनी उच्च क्वालिटी की चाय उगाने के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत और पैसा लगता था। वहीं नेपाल में लेबर सस्ती है और क्वालिटी के कोई कड़े नियम नहीं हैं, इसीलिए वहां से चाय बहुत सस्ते अंदर भारत आ जाती थी। भारतीय बाजार इस सस्ती नेपाली चाय से पटा हुआ था। हमारे अपने चाय उत्पादक इस सस्ती माल का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। उन्हें अपनी ही ज़मीन पर अपने ही देश के अंदर नुकसान उठाना पड़ रहा था। भारत सरकार किसी भी हाल में अपने किसानों को विदेशी घुसपैठियों के कारण बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। लिहाजा इस सस्ते आयात के ऊपर लगाम कसना बेहद ज़रूरी हो गया था। ये भारत के घरेलू बाजार को सुरक्षित करने का एक बहुत बड़ा और कड़ा साथ ही साहसिक कदम था। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था, जिसे री एक्सपोर्ट की धांधली कहते हैं। नेपाल और कुछ दूसरे देशों से बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी की चाय भारत मंगवाई जाती थी, फिर उसे भारतीय कंपनियों के रैपर के अंदर पैक करके उस पर मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा दिया जाता था और इसके बाद में यही घटिया चाय दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर भेज दी जाती थी। जब ये चाय विदेशों के अंदर पहुंचती और लोग इसे पीते तो वो भारत को गालियां देते थे। उन्हें लगता था कि भारत से इतना खराब माल आ रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर भारत की साख खराब हो रही थी। भारत के नाम पर नेपाल अपना माल खपा रहा था और बदनामी हमारे देश की हो रही थी। सरकार ने दोस्तों इस पूरे सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ही क्वालिटी टेस्टिंग का ये पूरा पहरा बिठा दिया। अब बिना क्वालिटी पास किए कोई भी विदेशी मेड इन इंडिया चाय का टैग नहीं चुरा सकता है। दोस्तों नेपाल का पूरा टी इंडस्ट्री आज इस हालात में है क्योंकि वो पूरी तरह से भारत की दया के ऊपर जिंदा था। आंकड़े बताते हैं कि नेपाल अपनी ऑर्थोडॉक्स चाय का लगभग 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भारत को ही बेचता है। उनके पास में भारत के अलावा कोई दूसरा बड़ा बाजार है ही नहीं। नेपाली एक्सपोर्टर्स की तरफ से अब चीख पुकार मच चुकी है। वो इसे नॉन टैरिफ बैरियर बता रहे हैं। सरल भाषा में कहें तो उनका आरोप है कि भारत सीधे तौर पर टैक्स तो नहीं बढ़ा रहा, लेकिन नियमों और लैब टेस्टिंग के बहाने जानबूझ करके उनका व्यापार रोक रहा है। नेपाल की टी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन लगातार अपनी सरकार पर दबाव बना रही है। वो काठमांडू से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह न्यू दिल्ली से कूटनीतिक लेवल पर बातचीत करके इस समस्या को सुलझाया जाए। लेकिन इस बार भारत का रुख एकदम साफ है, क्लियर है। क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं होगा। नेपाल की राजनीति में हमेशा से एक भारत विरोधी धड़ा रहता है जो चाइना के इशारों पर काम करता है। वहाँ के कुछ नेता अक्सर भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज जब उनका सबसे बड़ा उद्योग डूबने की कगार पर पहुंच चुका है तब उन्हें समझ में आ रहा है कि भारत की इकोनॉमी से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। नेपाल के पास में अब चाइना के पास जाने का विकल्प भी काम नहीं आएगा। चाइना खुद चाय का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और वहाँ ग्रीन टी ज़्यादा पी जाती है। इसके अलावा दोस्तों हिमालय पार करके चाइना तक चाय पहुँचाना ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से इतना महंगा पड़ेगा कि नेपाली चाय की कीमत आसमान छू जाएगी और उसे वहाँ भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा। लिहाजा नेपाल पूरी तरह से फंसा हुआ है। उन्हें हर हाल में भारत की बाजार की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों अब भारत ने अपने दरवाजे बिना क्वालिटी चेक के खोलने से साफ इनकार कर दिया है। ये सिर्फ एक व्यापारिक मामला नहीं है बल्कि दुनिया को दिया गया एक बहुत बड़ा और क्लियर मैसेज है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने पड़ोसी देशों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन अपने ही देश के किसानों और अपनी ग्लोबल साख की कीमत पर तो बिल्कुल नहीं। दार्जिलिंग का ब्रांड भारत के लिए एक राष्ट्रीय धरोहर की तरह है और इसकी सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर नेपाल को भारतीय बाजार में व्यापार करना है तो उन्हें भारत के मानकों के हिसाब से अपनी क्वालिटी सुधारनी ही होगी। कोई भी देश भारत की उदारता का गलत फायदा उठा करके हमें डंपिंग ग्राउंड नहीं बना सकता। नेपाल को अब ये कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि फ्री राइड का टाइम अब खत्म हो चुका है। भारत के इस कड़े कदम से दार्जिलिंग के चाय उत्पादकों के अंदर खुशी की लहर है। सालों बाद उन्हें ये उम्मीद जग गई है कि अब उनके असली प्रोडक्ट को बाजार के अंदर सही कीमत मिल पाएगी।
मिलावटी चाय का कचरा साफ होने की वजह से असली दार्जिलिंग चाय की डिमांड देश और दुनिया दोनों जगह बढ़ेगी। इससे न सिर्फ भारत का निर्यात बढ़ेगा बल्कि उन हजारों भारतीय मजदूरों का जीवन भी सुधरने वाला है जो दिन रात इन बागानों के अंदर मेहनत करते हैं। दोस्तों, ये फैसला भारत की आत्मनिर्भरता और अपने स्थानीय उद्योगों को मजबूत करने की डायरेक्शन के अंदर एक मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों, जब बंगाल के अंदर चुनाव चल रहे थे तो मोदी की एक तस्वीर सामने आती है। उसमें वो कुछ महिलाओं के साथ में, कुछ चाय की पत्तियां बीनने वाली महिलाओं के बीच में खड़े होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये उसी का बड़ा परिणाम है। साथ ही दोस्तों, जिस लेवल पर नेपाल के नेता अपनी बयानबाजी कर रहे थे, भारत के खिलाफ वो रणनीतियां अपना रहे थे, भारत के मैंगो के ऊपर उन्होंने इसी तरह का क्वालिटी चेक बैठाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका क्वालिटी चेक तो फेल हो गया क्योंकि उनके देश के अंदर दूसरे यहाँ के आम पहुँच ही नहीं पा रहे थे। लिहाजा उन्होंने आनन फानन में इसको पूरी तरह से हटाया। लेकिन अब जो भारत ने क्वालिटी चेक बैठाया, उन्होंने उनका बट्टा गोल कर दिया है। इसे कहते हैं कि बयान सोच समझ के देने होते हैं। किसी रैपर के कहने से रैपर गाने बना सकता है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसे समझने के लिए टाइम की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, नेपाल को ये समझना होगा कि रिश्ते सुधारने हैं तो उन्हें व्यापार के अंदर ईमानदारी दिखानी होगी। फिलहाल दोस्तों, भारत नेपाल बॉर्डर के ऊपर ट्रकों की लंबी लाइनें जस की तस खड़ी हैं। नेपाल की इकोनॉमी का मीटर तेजी से डाउन हो रहा है। काठमांडू के हुक्मरान हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि भारत इस टेस्टिंग नियम के अंदर थोड़ी सी ढील दे दे। लेकिन दोस्तों, दिल्ली के गलियारों के अंदर फिलहाल कोई भी राहत की खबर नहीं है। अगर अगले कुछ हफ्तों तक यही हालात रहे तो नेपाल का टी सेक्टर पूरी तरह से इतिहास बन जाएगा। यह एक ऐसा कूटनीतिक और व्यापारिक चक्रव्यूह है जिसमें नेपाल खुद अपने लालच की वजह से फंसा है। भारत ने अपनी जगह बिल्कुल सही फैसला लिया है और अब गेंद पूरी तरह से नेपाल के पाले में है। अब देखना यह है कि क्या नेपाल अपनी अकड़ छोड़ करके भारत के मानकों को अपनाता है या फिर अपनी आंखों के सामने अपने करोड़ों के उद्योग को राख में तब्दील होता देखना चाहता है। भारत का ये एक्शन सिर्फ नेपाल के लिए नहीं है बल्कि उन सभी देशों के लिए एक चेतावनी है जो भारत को एक आसान बाजार समझते थे। आज की डेट में भारत जैसे को तैसा, यानी जिस भाषा में वो समझते हैं, अब उसी में समझाने के लिए भारत आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।